नेक्स्ट है अपने पास सिमिलर ट्रायंगल, जो इस चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 9 छोड़ दो अभी, मैं तो आगे नहीं, मुझे लगा था टाइम लगेगा बता। सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था सिमिलर ट्रायंगल्स, तो अभी हमें वही क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू प्रूव टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत ही ज्यादा आसान है। नाइन्थ में जैसे कॉन्ग्रुएंसी था, प्रूव करते हुए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती थी, है ना। थ्री, टू साइड वन एंगल, और उनके तीन चार रूल्स थे हमारे। कौन कौन से थे? सबसे पहला क्या था, सबसे बेसिक, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। सेकंड क्या था? एस ए एस। थर्ड हम क्या लेते थे? ए एस ए, और ए एस ए का वेरिएशन ही क्या था? ए एस। और फिर नेक्स्ट हम लेते थे आर एच, है ना। पहली बात तो सिमिलैरिटी में इतने सारे है ही नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक सिंगल रूल यूज होता है। हमने दो चीजों को सिमिलर कब माना था? जब हमने कहा था क्या होगा, उसके सभी के सभी एंगल सेम होंगे और साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। तो जो ये एंगल इक्वल होने वाली बात है ना, ये 99% यही यूज होता है क्वेश्चन में। कुछ नहीं दिया होगा आपको एंगल्स, ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन। तो उन तीनों में से किसी भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है टू अदर ट्राइंगल, टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। तो सबसे हमारा बेसिक रूल जो सिमिलैरिटी का आता है वो है एंगल एंगल। टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल corresponding equal to two angles of the other triangle. Two angles of one triangle correspondingly equal to two angles of other triangle. Hence the triangles are similar. अब दो एंगल ढूंढना कितना मुश्किल है बताओ। आपको दिया होगा कि ये एंगल है, और 50% केसेस में तो 90 डिग्री वाला एंगल होता है। समझ में आ गया? 50% में 90 डिग्री हो जाएगा, या साइड पैरेलल भी होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये आपको सिमिलैरिटी जितना कॉन्ग्रुएंसी मुश्किल लगा था ना नाइन्थ में, सिमिलैरिटी उतना ही आसान है। पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल है, हम साइड्स की क्या बात करते हैं? सिमिलैरिटी में साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है उनकी रेशियो सबकी सेम होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं दो ट्रायंगल्स बनाती हूँ एबीसी एंड सीक्यूआर, इसमें दो तीन क्वेश्चन है जो थोड़े से लंबे होंगे, बस उनको रट्टा मारना है ना। बाकी सभी थोड़ा समझने के बाद एक पैटर्न से समझ में आने शुरू हो जाते हैं। एंगल्स इक्वल का मतलब कि कोई भी दो एंगल्स, मैंने कहा ये वाले दो एंगल और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने कह दिया ये एंगल्स इक्वल है। अगर दो इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल क्या होगा? इक्वल ऑलवेज। if two angles are equal, third angle is equal, that's why we take two angles only, है ना। अब दूसरी चीज क्या होती है? हम कहते हैं साइड प्रोपोर्शनल है। साइड प्रोपोर्शनल कैसे होगी? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या लिया? पी आर अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन पी आर। समझ में आ गई बात? साइड प्रोपोर्शनल मतलब तीनों साइड अगर मुझे प्रोपोर्शनल दी जाएंगी तो हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर है, और इसे हम लिख देते हैं एस एस एस। सिमिलैरिटी का एस 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 समझ में आ गया? वह साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, वह साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। हाफ हो गई, थ्री फोर्थ हो गई, 9 to 10 रेशियो आ गई, एनी नंबर बट नॉट इक्वल। और तीसरी चीज क्या होगी? एस ए एस। कोई भी दो साइड प्रोपोर्शनल, मतलब फॉर एग्जांपल आई से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये एंगल बी से क्यों लिखा हुआ है ऐसे करके? इसका मतलब एंगल कौन सा होगा? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड कौन सा चाहिए? एक आर्म उसकी ए बी है और उसके साथ दूसरी आर्म कौन सी है? बी सी। तो इन दोनों में कौन सा एंगल है? एंगल बी। एक आर्म ए बी है और एक आर्म बी सी है, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। वो वाला एंगल। दूसरे में क्या थी? एक आर्म क्या है? पी क्यू, और दूसरी क्या है? क्यू आर। इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? जिसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। दो साइड जो ले रहे हैं ना उनके बीच वाला एंगल। समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे ये तीन रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। और आपका ये वाला ना 95% यही होता है। समझ में आ गया? तो सिमिलैरिटी में मुश्किल चीज क्या है? सिमिलैरिटी में मुश्किल है कॉरेस्पॉन्डिंग,
और साइड्स की रेशियो कौन सी वाली लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगी। और इसमें एक रूल याद करना, मैं हर बार बोलूंगी, ट्रायंगल जैसा मर्जी दिया हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, ये रूल हमेशा याद रखना, एंगल्स के जो इक्वल एंगल्स हैं उनके ऑपोजिट साइड्स, जो एंगल इक्वल है ना, जैसे मैंने कहा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, AC, और एंगल क्यू के ऑपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, PR। ठीक है ना, और AC और PR आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होती है, और सिमिलर है तो इनकी रेशियो सेम होती है। समझ में आ गया, तो ये चीज याद रखनी है। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, देखो या तो एंगल्स इक्वल भी होंगे, उन इक्वल एंगल से हमें साइड्स पे जाना है, तो कौन सी वाली साइड्स की रेशियो ले, AC अपॉन PR ले या AB अपॉन PR ले, कैसे पता लगेगा हमें। तो जो आपने इक्वल एंगल ना, उनकी ऑपोजिट वाली साइड्स को देखना, ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाऊंगी, बट स्टिल टेक इट इन माइंड, एक चीज याद रखना, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया। जब फिगर में कुछ समझ नहीं आता है कि मैं ठीक रेशियो ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, वो होगा एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल, ये रूल याद रखना है हमें। सेकेंड, जो आपने लिखना है सिंबल अब सिमिलैरिटी का, मैं कह रही हूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये था ना, इक्वल टू, और साथ में ऐसे करते थे, तो सिमिलैरिटी में क्या है, ये इक्वल टू हटा दो बस। So that's why we say congruency is similar as well as equal. Congruency means similarity as well as equality. लेकिन similarity is just similarity. Congruency नहीं है वो। समझ में आ गया। Congruency क्या थी, equal, ये equal to का साइन, and similar, यहाँ पर अकेला similar, वो एस बनाना है हमें। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तीनों रूल्स लिख लिए, और ये रूल हमेशा याद रखना, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एक चीज उसमें आप लिखते हैं, अब जैसे मैंने लिखा ना ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल हुआ, एंगल P, एंगल B किसके इक्वल हुआ, एंगल Q, और जो ये चीज मैं लिख रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। याद है ये चीज हमने 9th में भी करवाई होगी, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस सिमिलैरिटी में लिखना और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐसी एक सिमिलैरिटी वाला रूल लिखकर दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। साइड कैसे लेंगे, AB, यहां से ली AB, और यहां से पहले दो लेटर क्या है, PQ, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट BC अपॉन QR, और थर्ड क्या आ जाएगा, AC अपॉन PR। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो इससे याद रखना है वो है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। और ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, ये भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो पहले तो करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, बस ये आज यही होगा, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद तो मैंने आपसे डाउट्स लेने हैं एपी के, एपी या कोऑर्डिनेट जो भी है।
अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसमें बताना है कौन से ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है कि नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट वाला है, क्या सिमिलर लग रहे हैं? एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, लिखो इस चीज को। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। any two angles equal to any two angles of the other triangle। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगी इसमें? ट्रायंगल एबीसी मैंने लिख दिया सिमिलर टू, एंगल ए किसके इक्वल है? सी। तो जैसे हमने ए को फर्स्ट लेटर लिखा है, आई विल स्टार्ट विथ सी। एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू। एंगल सी किसके इक्वल है? तो ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि मुझे अब फिगर को नहीं देखना होगा, मुझे पता है साइड कौन सी प्रोपोर्शनल होंगी। अगर मैंने ए बी ली है तो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? अगर मैंने बीसी ली है तो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर। और अगर मैंने एसी ली है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? समटाइम्स हमने वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिखी होती, राइट? मैंने वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिखी हुई। हाउ विल आई सी कॉरेस्पॉन्डिंग? जो मैंने कहा था इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड के ऑपोजिट एंगल, वो कैसे रूल वर्क करता है? आपका एंगल ए किसके इक्वल है? सी। तो ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। समटाइम्स आपको सिर्फ साइड दी हुई है तो उसके बेसिस पे एंगल निकालना है, तो ऑपोजिट वाला एंगल ले लो। समझ में आ गया इतना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में दे आर सिमिलर, है ना? फर्स्ट वाला पेयर इज सिमिलर। अब आते हैं सेकंड में, उन्होंने कहा है ये 2 दिया हुआ है, 3 2.5, यहाँ पर 4 6 और 5। 2 का डबल देखो, कहीं ना कहीं 4 रिलेटेड आता है, 2 3 का 6 भी आता है। अगर मैं 2 2 3 6 ले रही हूँ तो बाकी सभी साइड भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट साइड आनी चाहिए, आती है? नहीं। पर 2 के साथ 4 आता है, 3 के साथ 6, 2.5 के साथ 5। तो टिपिकल एग्जांपल की साइड स्कैटर्ड दी हुई है, हाउ विल आई राइट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस? ठीक है। तो पहले मैं तो साइड बता दूंगी कि ए बी और क्यू आर, उसकी रेशियो जो है ए बी अपॉन क्यू आर, है ना? 2/4 लिखो, ए बी अपॉन क्यू आर इज 2/4। ये चीज पेपर में नहीं आने वाली, आएगी तो आप ऐसे एलेबोरेट लिखोगे नहीं, आज लिख लोगे तो आगे क्वेश्चन कितने आसान होंगे। फिगर बनाओ, ठीक है? ए बी अपॉन क्यू आर 2/4 आ गया। ऐसे ही बीसी अपॉन, बीसी कितनी है? 2.5, उसके साथ हम क्या लेंगे? सी आर। तो क्या हो जाएगा? 2.5 अपॉन 5। रह कौन सी गई साइड? एसी, और वहां पे रह गई सी क्यू, 3/6। ये तो समझ में आ गया, आपने लिख भी दिया ट्रायंगल सिमिलर है। अब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे आएगी? ठीक है, वो हम कैसे? ए बी साइड दी है ना, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। ए बी के साथ कौन सी मैचिंग साइड है? क्यू आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये आपस में सेम आएंगे, सेम प्लेस पे आएंगे। तो अगर मैं ट्रायंगल लिख रही हूँ, यहाँ पर भी ट्रायंगल लिखूं। नेक्स्ट मैंने साइड कौन सी लिखी है? बीसी। बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। बीसी के साथ मैच कर कौन सा? पी आर। पी आर के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल ए और एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आई बात ये? अब थर्ड वाला बताओ, एसी साइड है ना, साइड एसी देखो, एसी के साइड और अपने पास अब रही कार के, आप क्या बना लिखेंगे? दो वर्टेक्स फिक्स कर लो, तीसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बात क्लियर हुई?
साइड के ऑपोजिट एंगल, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, देयर आर वेज, देयर आर स्टूडेंट्स। तो हमेशा ना देखकर कहते हैं मैम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। कभी भी किसी को कोई डाउट है, किसी को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आती तो कहेंगे मैम मुश्किल करवा रहे हो, इजी करवा रहे हो, तो साफ पता लग रहा है। बिल्कुल पता लगता है, लेकिन सबको नहीं। ठीक है, तो जिसको पता लग रहा है कि हाँ मुझे आता है लिखना, वेल एंड गुड, वो समझ में आता है, वेल एंड गुड। पर जिसको नहीं समझ में आता या आपको वेरीफाई करना है, तो दिस इज द ओनली रूल टू वेरीफाई। सबसे इजी यही है, साइड के ऑपोजिट एंगल, एंगल के ऑपोजिट साइड। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना? राइट, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी आ जाएगी। अब इसको और इजी वे क्या है, अगर मैंने ए बी लिया है तो सी नहीं है, मैं सी ले लूंगी। सी क्यू क्यू आर लिया है तो सी नहीं है, सी ले लूंगी। साइड क्यू आर आ गई, 3 वर्टिसेस तो मैं क्यू आर ले लिया, पी रह गया, सी और बी, सी और पी। समझ में आ गया? राइट। बट वो तब होता है जब हमें थोड़ा एडवांस लेवल आ जाए और फिगर सिंपल सी दी हुई है। अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है देन वी गो फॉर द गिवन। समझ में आ गई इतनी बात सबको? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन के आ रही है या क्या सिमिलर है? अगर ये 3 है तो 3 के साथ मुझे 6 दिख रहा है, बात समझ में आती है? 2.7, 5.4 है, कोई भी रेशियो समझ में आ रही है इसमें? 2 and 5 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। मान लो अगर मैं ऐसे करती हूँ इसको 5.4, ये लिखो क्वेश्चन और इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाओ, ट्राइंगल बनाओ दोनों, एल एम पी डी ई एफ। एक 2.7, 2, 3 और दूसरे में डीई 5.4, 6। Now look for 1-to-1 correspondence and see if the triangles are similar now. और अगर सिमिलैरिटी है तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, उसके मार्क्स कटते हैं, वैसा ही लिखना है 1-to-1 के साथ प्लीज। तो उसपे एक थोड़ी सी मेहनत करके सीख लो उस चीज को ऑनलाइन। कबीर, रियांश और दर्पण, समझ में आ गया? यस मैम। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीख कर जाना है हमें। एलएम के साथ प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी? एलएम के साथ प्रोपोर्शनल साइड बोलो सब, क्लियर है सबको? एलएम के साथ प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है? ई एफ। एमपी अगर लिखा है तो उसके साथ एमपी के साथ प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी? डीई। और फिर कौन सी रहती है? एलपी। एलपी के साथ कौन सा होगा? एफ डी या डी एफ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में। एलएम है ना? एलएम में कौन सा वर्टेक्स नहीं है? एलएम, एलएम में ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना, 2 लिख दिए, तीसरा नहीं लिखा तो उसको लिख दो एन। ऑपोजिट देख रहे हो ना? ई एफ है, कौन सा नहीं लिखा? एमपी में एम और पी लिख दिया, कौन सा नहीं लिखा? एल। डी में अगर डीई लिख दिया तो कौन सा नहीं लिखा? एफ। नहीं समझ में आया? और ऑपोजिट में देख, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एमपी क्या कह रहे हो? एम लिख, हाँ अच्छा एन लिखा था, सॉरी। एलएम है, एलएम के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? डी। ऐसे ही ईएफ है, ईएफ के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? डी। ठीक है, एमपी है, एमपी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? एल। और उसके बाद डीई है, उसके ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? एलपी है, उसके ऑपोजिट कौन सा है? एम। और अब रह गया यहाँ पे डी एफ और यहाँ पे आ जाएगा, तो ट्राइंगल पीएलएम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफसी। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ गई सबको? अब थोड़ी मूवमेंट करते हैं इसमें कैसे, बस यही चीज समझाऊंगी, आगे बाकी कल करेंगे। इसे लिखा है ना, अगर मैं लिख दूं एल एम पी तो ये किसको सिमिलर होगा? एल पहले लिखा, एल के साथ कौन सा मैचिंग है? कौन सा वर्टेक्स मैचिंग है? एफ, तो इसके साथ पहले एफ आएगा। फिर मैंने एम लिखा है, एम के साथ कौन सा मैचिंग है? और फिर कौन सा? ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में है, वहां पर आपको दिया होगा ट्राइंगल सिमिलर, आप अपनी तरफ से कुछ लिखोगे,
एमसीक्यू में कुछ और लिखा होगा आंसर्स में। तो हाउ विल यू सी? समझ में आ गई बात ये? अगर मैंने लिख दिया MCL, तो ये किसको सिमिलर है? M के साथ E, P के साथ D, और M, मैंने क्या लिखा है, हाँ M, L के साथ। समझ में आ गया? आप भी क्लियर एवरीवन? चलो अब बताओ डाउट्स अपने। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जब मैं टेस्ट दूंगी तब कल, पर मुझे आज बताओ एपी, कल टेस्ट दूंगी आपको, ठीक है? तो एपी का बताओ कोई है या कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन? हाँ कैशा, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था कोऑर्डिनेट में वो बताओ मुझे। हाँ टेस्ट में या वैसे ही जो तुम हैंड आउट कर रहे हो, वर्कशीट कर रहे हो, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? गौतम, हाँ जी, कोऑर्डिनेट में कौन से नहीं हुए बेटा? पढ़ना शुरू कर साथ साथ, ठीक है? रिकॉर्डिंग चेक करो, रिकॉर्डिंग देखो, और नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में डाउट्स लेकर आओ। आई शुड हैव योर डाउट्स एवरीवन। सानवी, हाँ जी, दव्या, कौन सा नहीं हुआ? 59 कौन सा है एपी का? क्वेश्चन बोल दे बेटा तब तक। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 53, 48, 43 सो ऑन। हाँ जी, कल वाले में भी था ना, जिसमें लास्ट टर्म निकालनी थी, कॉमन टर्म। समझ में आ गया था वो क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म 53, कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो पहले जनरल टर्म निकाल लो। 53 प्लस n-1 इंटू -5, 53 -5n प्लस 5, 58 -5n। ठीक है ना? ये जनरल टर्म का एक एक्सप्रेशन है कि हर एक टर्म ना 58 -5n की फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्लियर हो गया? अब करना क्या है, हमें इसे नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव की जगह मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वल टू 0 बना लो, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या किया, 58 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू क्या आ गई? 58/5, 1.36 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब है कि जब आप n को 11.6 रखोगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर n को अगर मैं 11.6 वैल्यू दूंगी ना, तो वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल देगा, क्यों? 5 इंटू 11.6 ना 58 होता है। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 11.6 58 के इक्वल है, 58 माइनस 55 एग्जैक्टली 0, है ना? तो अगर मैं 11.6 से बड़ी वैल्यू लूं, ठीक है ना, इससे आगे वाली वैल्यू लूं, तो n का तो वैल्यू सिर्फ क्या ले सकते हैं? 12। आई कैन नॉट टेक 12.1, आई कैन नॉट टेक 11.7। 11.6 से ऊपर वाली वैल्यू 12 होगी, सो 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 11.6 आ रहा है, इसके जस्ट अबव होल नंबर ले लो 12, तो 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 12 आपके पास क्या आएगा? 58 माइनस 5 इंटू 12, 58 माइनस 60, आंसर इज -2। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 12th टर्म। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इसके अलावा और इसी का एपी का 40, 44, अच्छा ये नहीं हुआ सॉल्व? इसके बाद तुम्हारा SN इज 60, 64। इसके बाद आपका करवाती हूँ। तो इसमें क्या करना, चलो बताओ सब। 3n² प्लस 5n, जब भी ऐसे दिया होता है तो क्या करना चाहिए हमें? SN क्या होता है ऐसे बताओ? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना? n क्या होती है? n की वैल्यूज क्या हो सकती है? 1 2 3, वो वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। S1 कितना होगा? 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, 8,
S2 कितना होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 22। S3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 5 इंटू 3, 27 प्लस 15, ठीक है। अब फिर से S1 क्या हुआ, डेफिनेशन पे आओ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है ना, तो सम ऑफ टर्म्स अप टू 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 1 टर्म, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, जिसमें पहली टर्म को आपने 8 मान लिया, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म 14। तो ये काफी होता है मेरे लिए ये जानना कि AP की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, है ना। +6 करेंगे 20, बस इसको जस्टिफाई कर दो यहाँ से, A1 प्लस A2 प्लस A3 की मैं ऐसे ही नहीं हवा में 3 मार रही, हमें पता है कि ये देखो सम 14 है, सॉरी A2 14 प्लस 8 है, तो A3 इज 42 माइनस 22 विच इज 20। अब ये 3 टर्म्स अगर हम लिख रहे हैं तो ये AP बना रही है। क्लियर हो गया, यहाँ दोनों से तो क्लियर हो गया, 20 के साथ हमने सिर्फ जस्टिफाई किया अपने आप को, तो ये 3 टर्म्स आ गई। अब जो AP बनी उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, एक A का मतलब क्या होगा, kth टर्म, क्या होता है उसकी नोटेशन, A प्लस K माइनस 1 इंटू D इज 164, तो इसमें 8 पुट कर दो D की जगह, 6 पुट कर दो, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 64। समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलना, एक ये, एक सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, एंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये वाला क्वेश्चन मानकर चलना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं 64th क्वेश्चन, लिख लिया सब, 64th क्वेश्चन लिख के लो, अगर सबके पास हैंड आउट है वेल एंड गुड, नहीं तो ये वाला है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP, मतलब A11 टू A18, ये रेशियो दी हुई है 2:3, समझ में आ गया, रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, ये रेशियो कैसे निकालनी है, and also the ratio of sum of first 5 terms to the sum of 21 terms, ये रेशियो भी निकालनी है, समझ में आ गया। अच्छा, AP की स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, जैसे हर एक फेरी टेल स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम, तो AP की स्टोरी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A, कॉमन डिफरेंस बी D, ठीक है ना, A फर्स्ट टर्म और D हो गई कॉमन डिफरेंस। अब A11 लिखा है तो इसको क्या लिखोगे, A प्लस 10D, A18 लिखा है तो इसमें क्या लिखोगे, A प्लस 17D, या वैल्यू पुट कर दो, समझ में आ गई बात, A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D क्या हो जाएगा 2/3। अब क्या करना चाहिए इसके बाद, फ्रैक्शंस है, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, हम इन्हें क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऐसा नहीं है कि एक में A और D है तो दूसरे में C और D आ गया, दोनों सेम वेरिएबल्स है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट 3A प्लस 30D, दूसरे में क्या आ जाएगा 2A प्लस, अब क्या दिमाग चलता है, अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा, एल्जेब्रा में यही कहते हैं ना, पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, उसके बाद क्या लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेकर आओ, तो लाइक टर्म्स कौन सी है, जो A वाली है और जो D वाली है, तो 3A माइनस 2A हो गया A, और यहाँ से 34 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास A और D का रिलेशन आ गया, ये जो फर्स्ट टर्म है ना वो 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस है। अब वो कहता है फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का ना क्या निकालना है रेशियो, तो फिफ्थ टर्म क्या होती है A प्लस
4D। और 21st टर्म क्या होती है? अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4D। तो ये क्या बन जाएगी 4D पुट करने के बाद? 4D प्लस 4D कितना हो जाएगा? 8D। 4D प्लस 20D 24D। ये D कैंसिल हो गया, 8 और 24 1:2। समझ में आई बात? अब ऐसे ही सम निकालो, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ऐसे ही सम की रेशियो निकालो, क्या होगा? आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है सम का। ये तो रिलेशनशिप अपने पास रहेगा ही रहेगा कि ए 4D के इक्वल है। सम ऑफ 5 टर्म्स, गौतम फॉर्मूला पता है क्या होता है? n-1 क्या हो जाएगा? 5 - 1 मतलब 4D। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ईश्वी 21 का फॉर्मूला क्या होगा सम ऑफ 21 टर्म्स का? है ना? अब क्या करना चाहिए इसमें? फिर से कैलकुलेशंस बाद में जाए, कैलकुलेशंस की अभी सोचनी। पहले 2A और 4D दिख रहा है, तो A की जगह मैं क्या लिखूंगी? 4। और अगर 2A है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? समझ में आ गया? 2A की जगह मैं क्या लिखूंगी? 8D। तो 8D प्लस 4D कितना हो जाता है? 12D। और नीचे 21/2 है। 8D प्लस 20D कितना हो जाएगा? 28D। आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है? चलो, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया 5 × 6D/21 × 14D। ये कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल समझ में आता है वो कर दो। मुझे यही समझ में आ रहा है, दिस इज 2, दिस इज 7, 10/98 अगेन। ये 2 और 7 कट सकता है, तो ये आ जाएगा 5:14। समझ में आ गई बात? ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है और बताओ। एपी या कोऑर्डिनेट? नहीं है कोऑर्डिनेट अभी? सॉल्व कर रहे हो? नहीं, नहीं डैश वाले इसलिए हैंड आउट सॉल्व किया, स्टार्ट किया, कितने क्वेश्चन कर दिए? 15 किए, तो कल लेकर आना। ठीक है, उसके आगे भी करने वाला है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना शुरू किया सबने। देखो क्वेश्चन अगर 10 में से 4 भी हो रहे हैं तो 4 तो करके लाओ। ठीक है, उन 6 के बारे में मत सोचना, 4 करके लेकर आनी है जो आपको हैंड आउट पास किया हुआ है। इसके अलावा एपी में अभी कोई डाउट है और नहीं? और कोऑर्डिनेट करना शुरू करो। ठीक है, सैटरडे को कोऑर्डिनेट चेक होगा। समझ में आ गई बात? ये कोऑर्डिनेट में कोई डाउट? जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था बता। कोऑर्डिनेट में तुमने ही कहा था ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, कौन से वाला नहीं हुआ? दिखा फॉर सेकंड, चलो बाकी सब जाओ फिर।